गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैनेजर इकोनॉमिक्स के अंदर हमारा लेक्चर नंबर 26 स्टार्ट करें। लेक्चर नंबर 26 जो है हमारा वो हमारे इम्परफेक्ट कंपटीशन का लास्ट मार्केट है जो कि ओलिगोपॉली है। आप लोगों को जैसे कि मैंने बताया था कि मार्केट स्ट्रक्चर जो है हमारा वो दो कैटेगरीज में डिवाइड है। पहला था हमारा परफेक्ट कंपटीशन और दूसरा था इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हमने मोनोपोली पढ़ा, उसके बाद मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट क्या होते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ओलिगोपॉली। अगर हम ओलिगोपॉली मार्केट को देखें तो ये मार्केट का वो फॉर्म है जिसके अंदर फ्यू सेलर्स या फ्यू लार्ज फर्म्स होती हैं। अगर हम ओलिगोपॉली को अलग अलग डिवाइड करते हैं तो ओलिगो मीन्स है फ्यू एंड पॉली मीन्स है सेलर, मीन्स फ्यू सेलर्स, कुछ ही बेचने वाले, या हम कह सकते हैं कुछ ही लार्ज फर्म्स हैं जो इस मार्केट के अंदर होती हैं। इंटेंशनली कॉम्पिटिंग अगेंस्ट वन अदर एंड रिकॉग्नाइजिंग इंटरडिपेंडेंस इन देयर डिसीजन मेकिंग। और अगर इंटेंसली हम ये कहें तो ये दोनों को एक दूसरे से कॉम्पीट करती हैं, मीन्स इनके दोनों के बीच में कंपटीशन होता है क्योंकि बहुत सारी कुछ ही फर्म्स हैं, कुछ ही सेलर्स हैं, तो उनके बीच में कंपटीशन होगा। लेकिन जब भी वो डिसीजंस बनाएंगी तो वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होंगी। तो हमने क्या समझा कि जो ओलिगोपोली मार्केट है वो फॉर्म का मार्केट है जहाँ पे कुछ ही सेलर्स हैं या कुछ ही लार्ज फर्म्स हैं और वो एक दूसरे को कॉम्पिटिट कर रही हैं और साथ साथ जो भी वो डिसीजंस बना रही हैं वो एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंस हैं। इसके बाद हम फीचर्स देखते हैं ओलिगोपोली मार्केट के। तो सबसे पहला है ए फ्यू फर्म्स, कि ओलिगोपोली जो मार्केट है उसके अंदर जो भी इंडस्ट्रीज़ होंगी उसके अंदर कुछ ही फर्म्स उसमें इन्वॉल्व होंगी। कि अगर ओलिगोपॉली मार्केट की अगर हम बात करें तो जो भी इंडस्ट्री ओलिगोपॉली मार्केट के अंदर डील करती है उसके अंदर कुछ ही फर्म्स होती हैं और अब फ्यू लार्ज फर्म्स कंट्रोलिंग बल्क ऑफ इट्स आउटपुट, और कुछ लार्ज फर्म्स होती हैं जो कंट्रोल करती हैं बल्क आउटपुट्स को, कि जो भी वो आउटपुट्स बना रहे हैं, जो भी वो बल्क में आउटपुट्स को क्रिएट कर रहे हैं उन पे उनका कंट्रोल होता है क्योंकि वो कुछ ही लार्ज फर्म्स है, तो इसलिए उनका कंट्रोल पूरा उन आउटपुट्स पे होता है। सेकंड अगर हम बात करें तो फर्म्स आर म्यूचुअली डिपेंडेंट। ईच फर्म इन ओलिगोपॉली मार्केट केयरफुली कंसिडर हाउ इट एक्शन विल अफेक्ट इट्स रिवल्स एंड हाउ इट्स रिवल्स आर लाइकली टू रिएक्ट। दिस मेक्स द फर्म म्यूचुअली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर द टेकिंग प्राइस एंड आउटपुट डिसीजंस। कि अगर हम सेकेंड फीचर की बात करें तो जो फर्म्स की हम बात करें, जो फ्यू फर्म्स की हम बात करें, वो एक दूसरे के म्यूचुअली डिपेंडेंट है। तो जो हर एक फर्म ओलिगोपॉली मार्केट की वो क्या करेंगे कि जो भी एक्शंस वो लेते हैं, जो भी एक्शंस को कंसीडर करते हैं उससे वो इफेक्ट ना हो, ना ही कोई एक फर्म के एक्शन से दूसरी फर्म पे रिएक्शन हो। अगर ऐसा होता है तो उससे दोनों फर्म के डिसीजंस में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। अगर आप कोई भी एक्शन ले रहे हैं और उससे अगर कोई एक फर्म अफेक्ट हो रही है तो आप ये देखेंगे कि उसका रिएक्शन बाकी की दूसरी फर्म्स पे भी पड़ेगा। तो दिस मेक्स द फर्म्स म्यूचुअली डिपेंडेंट। तो हम ये कह सकते हैं क्योंकि फर्म्स एक दूसरे के बीच में म्यूचुअली डिपेंडेंट हैं, तो जो भी प्राइस और आउटपुट डिसीजंस लिए जाते हैं इन फर्म्स के द्वारा वो एक दूसरे के डिपेंडेंट में लिए जाते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, बैरियर्स टू द एंट्री ऑफ फर्म्स। कि द मेन कॉज ऑफ द लिमिटेड नंबर ऑफ फर्म्स इन ओलिगोपॉली इज द बैरियर टू द एंट्री ऑफ द फर्म्स। सबसे बड़ा जो मेन कॉज है हमारे ओलिगोपॉली मार्केट का वो क्या है कि यहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं, तो यहाँ पे कोई भी फर्म्स इजीली एंटर नहीं कर सकती। वन बैरियर इज दैट अ न्यू फर्म में रिक्वायर ह्यूज कैपिटल टू एंटर द इंडस्ट्री। पेटेंट राइट्स आर अनदर बैरियर। अगर हम एक बैरियर की बात करें कोई नई फर्म के आने का, तो सबसे बड़ा बैरियर जो एक फर्म के एंट्री का होता है वो क्या होता है कि किसी भी फर्म को इस मार्केट के अंदर आने के लिए ह्यूज कैपिटल चाहिए होता है, तभी वो इस इंडस्ट्री के अंदर एंटर कर सकती है। और अगर हम एक अनदर बैरियर की बात करें तो उनके पास पेटेंट राइट्स होने चाहिए। अगर पेटेंट राइट्स उन फर्म के पास नहीं है तो वो इस मार्केट के अंदर एंटर नहीं कर सकती। सेकेंड पॉइंट की बात करें हम तो वो है नॉन प्राइस कंपटीशन। When there are only a few firms, they are normally afraid of competing with each other by the lowering the price। कि जब हम few firms की बात करते हैं तो आप देखते होंगे कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो होती है कि दोनों के बीच में कंपटीशन लेवल ज़्यादा होता है। तो अपने कंपटीशन को अच्छा करने के लिए वो क्या करती हैं, अपनी प्राइजेस को कम कर देती हैं। तो इट मे स्टार्ट ऑफ प्राइस वार एंड द फर्म हु स्टार्ट द प्राइस वार वाज
मे अल्टीमेटली लूज। तो इससे क्या होता है कि इन फर्म के बीच में एक प्राइस वार होता है, और ये जो प्राइस वार होता है इससे अल्टीमेटली क्या होता है कि उस फर्म को लॉस होता है, क्योंकि जो फर्म्स हैं वो एक दूसरे के बीच में कंपटीशन बना रही हैं, कंपटीशन क्रिएट कर रही हैं। और वो कंपटीशन जो क्रिएट कर रही हैं वो कैसे कर रही हैं कि जो भी वो प्रोडक्ट्स मार्केट में सेल कर रही हैं उनको कम प्राइजेस पे कर रही हैं, क्योंकि वो अपने आप को ज़्यादा प्रमोट करना चाहती हैं। तो इस केस के अंदर आप देखेंगे कि दोनों फर्म्स के बीच में एक प्राइस वॉर आएगा, और जो प्राइस वॉर होगा उससे क्या होगा कि अल्टीमेटली जो जो भी फर्म प्राइस वार को स्टार्ट करेगी उसका एंड में क्या होगा, लॉस होगा। टू अवॉइड प्राइस वार द फर्म यूजेज अदर वे ऑफ कंपटीशन। प्राइस वार्स को अवॉइड करने के लिए फर्म्स क्या करती हैं, कुछ अदर तरीके के कंपटीशंस को अपनाती हैं कि जिससे कि प्राइस वार जैसी चीज़ें ख़त्म हो जाए। तो वो अपने कंपटीशन को बनाए रखने के लिए क्या करती हैं, कुछ चीज़ों को फॉलो करती है, जैसे कस्टमर केयर, एडवर्टाइजिंग, फ्री गिफ्ट्स एट्सेट्रा। कि अगर हम देखेंगे तो जो कंपटीशन होगा वो किस तरीके का होगा, कस्टमर केयर, एडवर्टाइजिंग और फ्री गिफ्ट्स। सच अ कंपटीशन इज कॉल्ड नॉन प्राइस कंपटीशन। और जो ये तरीके के कंपटीशन होंगे उनको हम नॉन प्राइस कंपटीशन कहेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ओलिगोपोली कैन बी कैरेक्टराइज इन टू कैटेगरीज। कि अगर हम प्रोडक्शन के बेसिस पे देखें तो ओलिगोपोली को दो चीज़ों के अंदर कैरेक्टराइज किया गया है। पहला है कॉलिजिव ओलिगोपोली और दूसरा है नॉन कॉलिजिव ओलिगोपोली। अब सबसे पहले हम समझते हैं कॉलिजिव ओलिगोपोली क्या होता है। इज दैट फॉर्म ऑफ ओलिगोपोली इन विच ऑल द फर्म डिसाइड टू अवॉइड द कंपटीशन एंड डिटरमाइन द प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट ऑन द बेसिस ऑफ कोऑपरेटिव बिहेवियर। कॉलिजिव ओलिगोपोली वो फॉर्म है ओलिगोपोली की जहाँ पे हर एक फर्म जो डिसीजन लेती हैं उसके बिहाफ पे वो ये अवॉइड करती है कि हम किसी भी तरीके का कोई भी कंपटीशन नहीं करेंगे, और जो भी डिटर्मिनेशन हम करेंगे वो सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी का करेंगे, आउटपुट्स का करेंगे, जो कि हमारे फर्म के कॉम्पिटिटिव बिहेवियर के बेसिस पे होगी। तो कॉलिजिव ओलिगोपोली क्या है, कॉलिजिव ओलिगोपोली फॉर्म के बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि जो फर्म्स हैं वो डिसीजंस जो भी लेती हैं उसमें वो कंपटीशन को अवॉइड कर देती हैं, और वो अवॉइड करने के बाद सिर्फ किसका डिटर्मिनेशन करती हैं, प्राइस और क्वांटिटी का, कि कितना आउटपुट हमें बनाना है और उन आउटपुट की क्या प्राइजेस हमें रखनी है, जो कि किस पे बेसिस होता है, कोऑपरेटिव बिहेवियर के बेसिस पे होता है। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो वो सेकंड पॉइंट है हमारा नॉन कॉलिजिव ओलिगोपोली। नॉन कॉलिजिव ओलिगोपोली क्या है, ये ओलिगोपोली का वो फॉर्म का मार्केट है जहाँ पे जितनी भी फर्म्स हैं वो ये डिटरमाइन करती हैं कि प्रोडक्ट्स की क्या प्राइस होगी, हमें कितनी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करना है, तो अकॉर्डिंग टू द एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ द रिवील फर्म्स। तो यहाँ पे जो भी हम डिसीजंस लेंगे वो एक्शन और रिएक्शन के बिहाफ पे लेंगे जो कि इन फर्म्स की होंगी। उसके बाद हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर का। तो हमने परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जैसे कि देखा था, मैं आप लोगों को दोबारा से एक बार बता देता हूँ कि जब हम फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे तो जो परफेक्ट कंपटीशन है उसकी अगर हम बात करें तो आपने देखा कि जो परफेक्ट कंपटीशन में अगर हम नंबर ऑफ़ सेलर्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं। प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो होमोजेनियस प्रोडक्ट हम परफेक्ट कंपटीशन में सेल करते हैं। यहाँ पे कोई भी फर्म इजीली एंटर कर सकती है, मीन्स फ्री एंट्री एंड एग्जिट होती है फर्म की। और जो डिमांड कर्व होता है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि जो AR और MR कर्व है हमारा वो हमेशा क्या होगा, OX एक्सिस के पैरेलल होगा, जो कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर होता है। सेलिंग कॉस्ट की अगर हम बात करें तो सेलिंग कॉस्ट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, क्योंकि यहाँ पे वैसे ही लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स और बायर्स होते हैं। और डिग्री ऑफ प्राइस कंट्रोल की अगर हम बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो प्राइजेज़ होती हैं उस पर किसी भी तरीके का कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि सेलर्स भी हमारे पास बहुत सारे हैं और सब वो लोग आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं प्राइस को लेके तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर जो भी सेलर्स होते हैं उनका अपनी प्राइस के ऊपर किसी भी तरीके का कोई कंट्रोल नहीं होता है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन की, तो इम्परफेक्ट कंपटीशन में मैंने आपको बताया था कि उसमें 3 मार्केट होते हैं, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली।
मोनोपोली की बात करेंगे तो यहाँ पे सिंगल सीलर होगा। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लार्ज सीलर और लार्ज बायर होते हैं और ओलिगोपोली में फ्यू सीलर और लार्ज बायर्स होते हैं। अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो मोनोपोली के अंदर हमारे पास कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता प्रोडक्ट का, क्योंकि बेचने वाला एक ही है। तो उसके बिहाफ पे अगर हम देखें तो हमारे पास प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी यहाँ पे कम होती है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करें तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बेचते हैं जो कि आइडेंटिकल नहीं होते हैं नेचर के अंदर। और ओलिगोपोली की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ओलिगोपोली मार्केट के अंदर हम होमोजेनस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट दोनों सेल करते हैं। अगर हम एंट्री और एग्जिट की बात करें तो मोनोपोली मार्केट के अंदर रेस्ट्रिक्शन होते हैं किसी भी नई फर्म के आने में। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट के अंदर कोई भी फर्म इजीली आ सकती है, कोई भी फर्म इजीली जा सकती है। और ओलिगोपोली मार्केट के अंदर कोई भी नई फर्म आने में डिफ़िकल्टी आती है। अगर हम डिमांड कर्व की बात करें तो जो मोनोपोली मार्केट है उसके अंदर जो हमारा कर्व होगा वो डाउनवर्ड स्लोप का होएगा। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर हम भी देखेंगे तो जो हमारा मार्केट है उसके अंदर जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप होएगा। और अगर हम ओलिगोपोली मार्केट की बात करें तो ये अनडिफाइंड होता है। अगर हम मोनोपोली मार्केट के अंदर हमारे डायग्राम को देखें तो जो AR और MR की कंडीशन देखेंगे तो AR MR से ग्रेटर देन होता है, मीन्स AR एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू से ज़्यादा होता है। और मोनोपोलिस्टिक कंडीशन में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में देखें तो AR ग्रेटर देन MR होता है, लेकिन जो इंटेंसिटी होती है इस कर्व की वो ज़्यादा होती है बजाय किसके, मोनोपोली के। उसके बाद अगर हम देखें तो जो मोनोपोली मार्केट के उसके अंदर हम देखें तो पूरा कंट्रोल होता है प्राइस के ऊपर, क्योंकि एक ही सेलर है तो उसका कंट्रोल पूरा प्राइसों के ऊपर होगा। और अगर हम देखें तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो एक लिमिटेड कंट्रोल होता है, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं। और अगर हम ओलिगोपोली मार्केट की बात करेंगे तो उसके अंदर प्राइस रिग्रेटी होती है, मीन्स यहाँ पे जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो हर एक फर्म के सहमति से लिए जाते हैं, क्योंकि वो सब जो फर्म्स हैं, फ्यू फर्म्स हैं जो वो सारी एक दूसरे के म्यूचुअली डिपेंडेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ओलिगोपोली कैन बी कैरेक्टराइज्ड इन 2 कैटेगरीज। कि अगर हम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के हिसाब से देखें तो ओलिगोपोली को 2 चीज़ों में कैरेक्टराइज कर रखा है। पहला जो हमने बेसिस देखा था वो प्रोडक्शन के बेसिस पे देखा था, अब हम ओलिगोपोली को जो कैरेक्टराइज कर रहे हैं वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के बेसिस पे कर रहे हैं। तो अगर हम देखेंगे तो पहला जो है वो हमारा कौन सा है, परफेक्ट ओलिगोपोली। द ओलिगोपोली इज परफेक्ट और प्योर व्हेन द फर्म्स डील इन द होमोजेनस प्रोडक्ट। अगर हम परफेक्ट ओलिगोपोली की बात करेंगे तो ओलिगोपोली परफेक्ट और प्योर कब होगी, जब फर्म है जो सिर्फ होमोजेनस प्रोडक्ट्स के अंदर डील करेंगी तभी वो परफेक्ट और प्योर होंगी। और इम्परफेक्ट ओलिगोपोली क्या है, वेयर इज द ओलिगोपोली इज सेड टू बी इम्परफेक्ट व्हेन द फर्म्स डील इन हेट्रोजीनस प्रोडक्ट। कि ओलिगोपोली इम्परफेक्ट तब कही जाएगी जब फर्म डील करेंगी किनमें, हेट्रोजीनस प्रोडक्ट्स के अंदर। अगर होमोजेनस प्रोडक्ट्स में डील कर रही है तो वो परफेक्ट ओलिगोपोली होगी, अगर हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट के अंदर डील कर रही है तो वो इम्परफेक्ट ओलिगोपोली होगी। तो प्रोडक्ट्स दैट आर क्लोज बट नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, तो जो प्रोडक्ट्स होंगे वो एक दूसरे के क्लोज तो होंगे लेकिन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होंगे। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के बेसिस पे जो ओलिगोपोली होती है वो 2 तरीके की होती है, परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या है, जब हमारी जो मार्केट है वो सिर्फ होमोजेनस प्रोडक्ट्स के अंदर डील करेगी तो वो परफेक्ट ओलिगोपोली होगी। अगर हम हेट्रोजेनस प्रोडक्ट्स के अंदर डील करें तो वो इम्परफेक्ट है। और अगर आपको पता हो तो जो होमोजेनस प्रोडक्ट हैं उसके अंदर हमारे पास क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं, लेकिन जब हम हेट्रोजेनस प्रोडक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट तो क्लोज हैं लेकिन वो एक दूसरे के लिए परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होंगे। तो हमारा जो ये ओलिगोपोली मार्केट है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।